Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज यूजली आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 का मॉडल पेपर हम आज करने जा रहे हैं। ये है आपका मॉडल पेपर 1, जिसको हम मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये आपका बिल्कुल एज इट इज़ यूजीसी के पैटर्न पर होगा। मतलब जिस तरह से आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा, जो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे सारे 10 यूनिट से 5 क्वेश्चंस का जो रेशियो रहता है, बिल्कुल एज इट इज़ हमने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। 50 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर रहेगा आपका 1, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आपका मॉडल पेपर 2 आएगा। ऑलरेडी हम मॉडल पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, जहाँ पर कि हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से थे, रिसर्च से थे एंड ऑल्सो कॉम्प्रिहेंशन से भी वहाँ पर क्वेश्चन थे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। क्योंकि आज के जो क्वेश्चन बेसिकली रहने वाले हैं वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे एंड थोड़ा सा आपका लॉजिकल मैथ्स रहेगा, ठीक है। तो सेशन इंपॉर्टेंट है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हमने इसके 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 के साथ स्टार्ट करेंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी तक ये जो है सेशन पहुंच सके, बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। हो सकता है कहीं ना कहीं उनको भी ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहें। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी में देखेंगे, हिंदी में इंग्लिश में सेम ही है टेबल। ओके, तो क्वेश्चन है आपका मैच सेट ए विथ सेट बी। यहाँ पर हमको मैचिंग करनी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेट ए के साथ आपको सेट बी को मैच करना है। तो बहुत ध्यान से हम देखेंगे, उसके बाद इस कोड में से हमें आंसर चुनना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर ऑडियो की, तो ऑडियो कैसा है। ऑडियो में यहाँ पर मीडिया दी हुई है आपको फर्स्ट सेट में, एंड सेकेंड सेट में आपको ट्रांसमिशन और कैसे उनका कम्युनिकेशन होता है ये दिया है। अगर हम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो का ट्रांसमिशन बैंडविड्थ के थ्रू होता है, या ये कोई लीनियर कम्युनिकेशन होता है, या फिर नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। तो देखिए जो आपका ऑडियो है, ओके, जो आपका ऑडियो है या फिर आपका नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन रहेगा ऑडियो, या फिर आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ऑडियो में जो आपकी आवाज़ आती है उसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू होता है ना। तो ऑप्शन जो हमारा ए है, उसका जो हम ए का एक मैच होगा आपका फोर्थ के साथ, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ए फोर्थ। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। अब ये जो आपका एडवर्टाइजिंग है ये बैंडविड्थ है, लीनियर कम्युनिकेशन है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। तो जो ये विज्ञापन हम लोग देते हैं ये आपके नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग जाएगा आपका थर्ड के साथ। अब आपका इंटरनेट है। इंटरनेट आप किसके थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, तो बिल्कुल बैंडविड्थ के साथ हम इंटरनेट को ट्रांसमिट करते हैं, तो आपका इंटरनेट फर्स्ट के साथ जाएगा। एंड न्यूज़पेपर जो रह गया आपका, ये आपका फिर कैसा है जो बचा हुआ है, लेटेस्ट लीनियर कम्युनिकेशन। आइए यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से हमने सिलेक्ट किया था। ए का हमारा फोर्थ वाला था, ठीक है। तो ए का फोर्थ हमें यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, ए का फोर्थ हमें थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। इट मीन्स कि यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं और 4 है नहीं जो हमें बाकी के ऑप्शंस देखने हो। तो हम आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रेमिसेस, ठीक है। अगर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही प्रेमिसेस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर सेम है बट दे डिफर इन क्वालिटी, सेम तो है लेकिन क्वालिटी में डिफर कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे। तो ऐसे इसको जो जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होते हैं लेकिन क्वालिटी में डिफरेंट होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं दे आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। इट मीन्स क्या है, ये कॉन्ट्रेरीज है। क्या है, कॉन्ट्रेरीज। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखेंगे, जब दोनों आधारों के जो विषय हैं और विधेय हैं, विषय और विधेय जब दोनों ही समान होंगे, लेकिन अगर वो दोनों समान तो हैं बट
गुणात्मक तरीके से अगर हम उनको देखें तो वो दोनों आपस में भिन्न है। तो जब गुणात्मक तरीके से भिन्न हो, वैसे दोनों समान हो, तो इस तरह की जो हमारी जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं विपरीत। क्या कहते हैं? विपरीत। दे आर कॉन्ट्रेरी। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्योंकि क्वालिटी में अलग है। कैसे अलग हो सकते हैं? मतलब मान लीजिए अगर हमारी सब्जेक्ट की क्वालिटी थी वो अच्छा है, तो ऑब्वियसली जो प्रेडिकेट होगा वो बुरा होगा। तो कैसे हो गया? विपरीत हो गया ना, कॉन्ट्रेरी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट which of the following fractions is the result of the sum of an integer and its reciprocal। यहाँ पर आपको fractions दिए हैं 15/8, 26/5, 36/7 और 37/5। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसका रिजल्ट जो है वो कैसा है, जो इंटीजर के सम है उसका और उसके रेसिप्रोकल के बराबर है। ठीक है, हिंदी में भी देख लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक पूर्णांक और उसके व्युत्क्रमों के योग का परिणाम है? ठीक है, तो उसके पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का जो सम है उसका परिणाम है। तो देखिए, मानते हैं हम सपोज न्यूमरेटर जो रहेगा उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को हमने x माना एंड x तो हमारा ये क्या बन जाएगा? x + 1/x क्या हो जाएगा? अगर हमने न्यूमरेटर x मान लिया तो ये हो जाएगा x + 1/x। क्लियर? अब हम आगे अगर बढ़ेंगे तो देखिए ऑप्शन से हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते, सपोज हमने मान लिया कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हमने x माना, तो हम एक इक्वेशन बना रहे हैं x + 1/x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² + 1/x। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से ऑप्शंस में से देख लेंगे कि कौन सा यहाँ पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर फिट बैठ रहा है, तो हम इस इक्वेशन को कौन सा ऑप्शन पूरा कर लेगा, तो आप देख लीजिए कैसे कर सकते हैं कि क्या आ रहा था x², क्या आ रहा था? x² + 1 और डिवाइडेड बाय x, ये आ रहा था। अब यहाँ पर हम जब सारे ऑप्शंस को रख के देखेंगे तो देखिए हमारा 15/8 है। ठीक है, 26/5 है एंड 36/7 है, और लास्ट हमारा जो है, इसको भी देख लेते हैं एक बारी, 37/5 है। तो ये हमारे चारों ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस को अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं x² + 1/x, तो ये कहाँ कैसे जाएंगे? देखिए, अगर हम पहले वाले को देखें तो अगर हम इसका क्या करना है, हमें पहले इंटीजर्स का ऐड करना है, इंटीजर्स को हमें ऐड करना है। तो हम इनके इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं। 15 और 8 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 8 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, और 26 में हम 5 ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा कितना जा रहा है? 31। ठीक है, तो देखिए अगर हम 26/5 रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, 52 + 1 और डिवाइडेड बाय 5 ऐसे बनेगा। तो जब हम 52 में 1 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 53। कितना हो जाएगा? 53। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट मास मीडिया डू नॉट हैव प्री डिटरमाइंड फंक्शंस। जो हमारी मास मीडिया है उसके पास कोई भी प्री डिटरमाइंड फंक्शन नहीं है फॉर एवरीवन, सभी के लिए। एंड पीपल यूज दैम द वे दे लाइक, और पीपल इनको यूज कर रहे हैं उस तरह से जैसा कि उन्हें पसंद है। तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट, ये कौन सा फैक्ट को सजेस्ट कर रहा है कि ऑडियंस आर एक्टिव, ऑडियंस हमारे एक्टिव हैं, या फिर कंटेंट इज ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस, कंटेंट जो है वो उसका कम सिग्निफिकेंस है, या फिर कंटेंट्स लैक प्लूरैलिटी, कंटेंट में प्लूरैलिटी की कमी है, या फिर ऑडियंस जो है वो हमारे होमोजीनियस है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि जो मास मीडिया है वो उसके पास कोई भी प्री डिटरमाइंड फंक्शन नहीं है सभी के लिए, लेकिन पीपल्स जो है वो इसको यूज कर रहे हैं जैसा कि उनको पसंद है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लोग कैसे यूज कर रहे हैं, जैसा उनको पसंद है। हम कोई काम, देखिए एक तो खाना
खाना हम किसी का बना हुआ खा रहे हैं, ठीक है। एक क्या, हमें जो खाना पसंद है हम वो खाना खुद बना के खा रहे हैं। तो अगर हम खुद करके खा रहे हैं इट मीन्स हम कैसे हैं, हम एक्टिव हैं। तो ऑडियंस यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, ऑडियंस यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हिंदी में सेम क्वेश्चन को। देखिए, जनसंचार माध्यमों में हर किसी के लिए पहले से तय कार्य नहीं होते हैं और लोग उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो यह इस बात का संकेत है कि जो दर्शक हैं वो कैसे हैं, हमारे सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। क्लियर। आगे ऑप्शन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इफ प्रोपोजिशंस, अगर प्रोपोजिशन जो है आपका कि दैट ऑल रिपब्लिक, जितने भी रिपब्लिक्स हैं वो ग्रेटफुल हैं, इज टेकिंग टू बी ट्रू, अगर हम इसको सही लेते हैं कि जितने भी रिपब्लिक हैं सब ग्रेटफुल हैं, अगर हम इसको सही मानते हैं तो कौन सा प्रोपोजिशन यहाँ पे फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो देखो, रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, रिपब्लिक्स ग्रेटफुल नहीं है। हमने बोला सारे रिपब्लिक्स ग्रेटफुल हैं, बट ये कह रहा है कि रिपब्लिक ग्रेटफुल नहीं है, यानी ये प्रपोजिशन फॉल्स हो सकता है। सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, कुछ रिपब्लिक्स ग्रेटफुल नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं सारे रिपब्लिक ग्रेटफुल हैं, जब सभी रिपब्लिक ग्रेटफुल हैं तो कुछ कैसे नहीं होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत दिखा रहा है, इसलिए हम इसको भी सही करेंगे, ठीक है। हमें गलती वाला बताना है। एंड नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, और इसमें बोल दिया कोई भी रिपब्लिक ग्रेटफुल है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है, सारे रिपब्लिक्स तो ग्रेटफुल है ना, तो इसलिए ये वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 ऑप्शन सही जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन को। यदि प्रस्ताव सभी गणराज्य कृतज्ञ हैं, अगर जो हमारा प्रस्ताव है कि जितने भी हमारे गणराज्य हैं ये कृतज्ञ हैं को सत्य माना जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव असत्य हो सकता है? कि गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है, यही होगा। कुछ गणराज्य कृतज्ञ नहीं है एंड कोई भी गणराज्य आभारी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब देखिए थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ओके, सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संजय सोल्ड एन आर्टिकल, संजय ने एक आर्टिकल सोल्ड किया, ठीक है। कितना लॉस हुआ था उनको? 25% का। अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया जाए 175 रुपीज़, ध्यान रखिएगा संजय ने एक आर्टिकल बेचा था और उनको 25% का लॉस हुआ था। संजय ने एक आर्टिकल बेचा था और उनको कितना लॉस हुआ था? 25% उनको लॉस हुआ था। तो अगर सेलिंग प्राइस को हम इंक्रीज कर देते हैं 175 रुपीज़ तक, अगर सेलिंग प्राइस आपका 175 रुपीज़ तक बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर 10% का गेन हो रहा है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है आर्टिकल की, कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था। तो देखिए हम इसको अब थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं अपना, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और बहुत ध्यान से चलेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं लेट कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारा वो कितना है, वो हम x मान लेते हैं। बहुत ध्यान से करते हुए चलेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस बी x, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिया, ठीक है। अच्छे से बना देती हूँ x, थोड़ा यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने x है, और हमने गेन हम यहाँ पर मान रहे हैं, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, और गेन हमने मान लिया कि g है, और हमने लॉस मान लिया कि जो लॉस है वो हमारा l है, ठीक है। गेन g है एंड लॉस हमारा l है, ठीक है, ये हमने मान लिया। क्लियर। अब हम अगर आगे देखें तो जो आर्टिकल है हमारा वो हमारा 25% लॉस के साथ हमने सोल्ड किया था। याद रखेंगे आर्टिकल को हमने 25% लॉस के साथ बेचा था। तो जो सेलिंग प्राइस होगा हमारे आर्टिकल का उसको हम कैसे देंगे? तो देखिए सेलिंग प्राइस जो होगा आर्टिकल का वो हम देंगे SP इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या जाएगा? तो SP इज इक्वल्स टू 100। याद रखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल SP इज इक्वल्स टू बड़ा ब्रैकेट इसमें 100 माइनस क्या जाएगा आपका लॉस, और लॉस को आप 100 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, और प्लस क्या जाएगा आपका इनटू CP। क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय CP। अब देखो SP इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस कितना हो रहा था, हमें कितना का लॉस हो रहा था? 25% का लॉस हो रहा था। तो 25/100 और
कितने पे हो रहा था, तो ये हमें हो रहा था CP, तो CP को तो हमने x माना था, ठीक है। एक बार फिर से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को कि SP इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25/100, ठीक है, एंड इंटू x। ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे। SP इज इक्वल्स टू, अब अगर हम देखें 100 में से 25 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, ठीक है। और 75 और ये वाला x भी हम ले आते हैं जो CP को हमने माना था, ठीक है, x, और ये हो गया आपका 100, ठीक है। तो जब हम इनको डिवाइड करते, चलिए डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 5 2 जा 10 एंड 20 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15, तो ये कितना हो गया 3x/4। तो हमारा SP इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3x/4। 3x/4 हमने लिख लिया, यानी कि अगर सेलिंग, अब ये तो हमने निकाल लिया SP, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने SP निकाल लिया, हमने इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। बहुत ध्यान रखना है कि हमने इसको क्या कर लिया, SP निकाल लिया, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर हमारा जो हमने बोला था कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है उसको 75% तक बढ़ा दिया, अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 175 है, तो और हमने कहा कि वहाँ पे उनको 10% का गेन हो रहा है। हमने बोला सेलिंग प्राइस क्या था हमारा 175, अगर हमने बोला क्वेश्चन में बोला था कि सेलिंग प्राइस अगर 175 है और जो गेन है यहाँ पर वो 10% का हो रहा है, तब SP कितना होगा। तो SP कितना होगा, तो वही होगा SP इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, प्लस, ठीक है, गेन हो रहा है, गेन कितना हमने बोला कि 10% गेन हो रहा है, तो यहाँ पर वही आएगा कि G + 100 और इंटू CP, ठीक है, इंटू CP। फिर से लिखेंगे SP इज इक्वल्स, तो SP तो हमें पता चल गया था, SP की जगह हम SP की वैल्यू लिख देते, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 3x/4 प्लस गेन कितना हुआ था हमें, सेलिंग प्राइस क्या रहा था, तो 175 रहा था, और गेन कितना हो रहा था हमें, तो हमने बोला था 10% इंक्रीज हुआ है। तो 100 में अगर हम 10% इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा 110 और डिवाइडेड बाय 100, 110 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू x, ये आ जाएगी इक्वेशन। ये कहाँ से आई, तो सेलिंग प्राइस SP निकाला था हमने इक्वेशन 1 से, ठीक है। 175 सेलिंग प्राइस रखा गया, हमने बोला इंक्रीज हुआ है 175 का, और गेन हमें हुआ था 10% का, तो अगर 100 में 10% का गेन होगा तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, क्या आएगा 0.75 प्लस 175 और इज इक्वल्स टू 1.1x, क्या आ जाएगा 0.75 प्लस 175 इज इक्वल्स टू 1.1x, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 175/0.35, कितना हो जाएगा 175/0.35, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ₹500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ₹500, और ये हमें कहाँ दिया, यानी कि आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, वो 500 थी, ठीक है। हिंदी में देखेंगे, संजय ने क्या किया, संजय ने एक वस्तु 25% की हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य, संजय ने एक वस्तु 25% की हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य में 175 रुपये की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो और 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमने निकाला। पहले हम SP निकालेंगे, पहले हम लॉस निकालेंगे, उसके बाद हम SP की क्वेश्चन निकल आएगी, वहाँ पर हम SP की जगह उस क्वेश्चन को पुट करेंगे, वहाँ पर हम ये आपका विक्रय मूल्य 175 लिखेंगे और हम गेन लिखेंगे, और इस तरह से हम इक्वेशन निकाल के आंसर अपना निकाल लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 22, अ कम्युनिकेशन प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर कंप्लीट वैन। कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम पूरा कब मानते हैं, जब सेंडर ट्रांसमिट करता है मैसेज को तब, जब मैसेज एंटर कर जाता है चैनल में तब, या मैसेज चैनल को छोड़ के चला जाता है तब, या जब रिसीवर मैसेज को समझता है तब। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वैन, या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए हमें 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो आपका पहला पर्सन
होता है वो अगर कुछ बोल रहा है तो सामने वाला पर्सन उसको सुन रहा होता है, ठीक है। इसके जो आइडियाज़ होते हैं, इसके जो थॉट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे वाले पर्सन के लिए के तक। तो हम कम्युनिकेशन को तभी पूरा मानते हैं, तभी इफेक्टिव मानते हैं जब ए ने जो बात कही वो बी तक पहुंच गई और बी ने उसको समझ लिया कि हाँ ए क्या कहना चाह रहा है। ए जो कहना चाह रहा है अगर वो बात बी ने समझ ली तब कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन अगर ए जो कहना चाह रहा है वो बी तक बात नहीं पहुंची, बी उसको समझ नहीं पाया, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो बार बार अपनी बात को समझाने की कोशिश करता रहेगा ना, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर ए ने कहा कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा और बी ने कह दिया ठीक है आ जाना, तो तभी ये लोग अलग होंगे ना। लेकिन अगर ए कह रहा है कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, लेकिन कहीं कुछ डिफॉल्ट है, कुछ भी है, बी कह रहा है क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ए ने फिर से कहा कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, लेकिन बी कह रहा है क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब तक बात दोनों में क्लियर ही नहीं होगी तब तक ये लोग अपनी अपनी बात को दोहराते रहेंगे, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? जब ए कह दिया कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ और बी ने कह दिया हाँ ठीक है मैं इंतजार करूँगा, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि जब रिसीवर जो हो वो समझ जाए मैसेज को, जो भी बात कही जा रही है जब रिसीवर समझ जाएगा तभी आपका कम्युनिकेशन संचार प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। तो संचार प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जा सकती है जो भी जब प्राप्त करता है वो संदेश को क्या करे, समझ जाए, समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अ कस्टमर राइट्स टू अ बैंक। एक कस्टमर जो है वो बैंक को लिख रहा है काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजेक्शन। मेरे जो भी ट्रांजेक्शन थे मेरे सेविंग बैंक अकाउंट ए के, उनका लास्ट 3 मंथ्स का मुझे स्टेटमेंट सेंड कर दीजिए। तो ये कम्युनिकेशन की टर्म्स में इसको क्या कहा जाएगा? इसको इनपुट कहा जाएगा, इसको मैसेज कहा जाएगा, इसको आउटपुट कहा जाएगा, या इसको फीडबैक कहा जाएगा? तो ना तो ये फीडबैक है, ना आउटपुट है, ना इनपुट है, ये इट्स सिंपली अ मैसेज, क्योंकि हम मैसेज के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू लिखकर बोल रहे हैं बैंक को, तो वो क्या है? मैसेज है, ठीक है। एक ग्राहक बैंक को लिखता है कृपया मुझे पिछले 3 महीनों के दौरान मेरे बचत बैंक खाता ए में किए गए लेन देन का विवरण भेजें। तो संचार के संदर्भ में इसे कहा जाएगा संदेश। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यस, अ ट्रेन लीव्स आगरा एट 5 AM। एक ट्रेन है, वो आगरा से निकलती है सुबह 5 बजे और दिल्ली पहुंच जाती है सुबह 9 बजे। वहीं एक दूसरी ट्रेन है जो कि दिल्ली से निकलती है 7 बजे और आगरा पहुंच जाती है 10:30 बजे। तो किस टाइम पर ये दोनों ट्रेनें जो होंगी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी। देखिए क्या हुआ, एक ट्रेन ए ने क्या करा, सुबह 5 बजे निकली और 9 बजे पहुँची, और दूसरी ट्रेन आपकी 7 बजे निकली और 10:30 बजे पहुँची। यानी कि पहली ट्रेन जो है वो 2 घंटे पहले निकल गई है दूसरी वाली ट्रेन से, ठीक है। पहली ट्रेन आगरा से निकली, दूसरी ट्रेन दिल्ली से निकली। पहली ट्रेन आगरा से निकल के दिल्ली आएगी, दूसरी ट्रेन दिल्ली से निकल के आगरा जाएगी, तो बीच में कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रेन मिलेंगी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी एक साथ वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर दोनों ही ट्रेन हमारी मूव कर रही हैं विद द स्पीड v एंड u एंड v, ये मान लो कि अगर दोनों ही स्पीड्स जो है दोनों की जो स्पीड्स हैं वो हमारी u और v हैं, क्योंकि हम स्पीड्स को u और v में मेजर करते हैं। अगर दोनों ट्रेन की स्पीड u और v हैं और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, दोनों ट्रेन की स्पीड u एंड v हैं और दोनों ही ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इनको कहेंगे कि जो रिलेटिव स्पीड आपकी जाएगी, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू u प्लस v। क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड आपकी u प्लस v हो जाएगी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में हम बोलेंगे कि ट्रेन 1 ट्रेवल, जो ट्रेन 1 है आपकी, उसका जो ट्रेवल टाइम है वो कितना निकाला था हमने? क्या कर रही थी? सुबह 5 बजे से चल के कितने बजे पहुंच रही थी? 9, यानी 6, 7, 8, 9 कितना था? 4 घंटे। 4 घंटे का टाइम था। वहीं ट्रेन 2 का ट्रेवल टाइम कितना था? तो ट्रेन 2 का ट्रेवल टाइम था आपका 3.5 घंटे। कितना था? 3.5 घंटे, या हम कह सकते हैं 7/2 आवर, ठीक है। तो दोनों ट्रेन का टाइम निकाल लिया हमने, कितने कितने टाइम में दोनों अपनी अपनी जो भी जर्नी है वो कंप्लीट कर रही हैं। अब हमको पता है, हमें पता है, वी नो डिस्टेंस, स्पीड जो होती है हमारी, हमको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू कितना होगा? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। जितना डिस्टेंस है और जितना टाइम है, दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हम उनकी स्पीड निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली, हम मान लेते हैं कि आगरा और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 28 किलोमीटर है,
ठीक है। आगरा और दिल्ली के बीच में हमने डिफरेंस मान लिया कि 28 किलोमीटर है, तो 28 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी कि अब हम उनके जो जितने टाइम में उन्होंने अपनी जर्नी की थी उस टाइम का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम 4 आवर में किया था और 7/2 आवर में किया था, तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अब जो हम देखेंगे कि जो स्पीड रहेगी, जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो जो स्पीड होगी हमारी पहली ट्रेन की, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ठीक है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितना था, स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 28/4, तो 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा 28, यानी 7 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है ट्रेन, ठीक है। कौन सी, ट्रेन 1 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल रही है। वहीं अब हम ट्रेन 2 की निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन क्या निकलेगी, तो 28 डिस्टेंस था और टाइम उसका था 3.5, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, यानी पहली ट्रेन 7 किलोमीटर चल रही है घंटे में, दूसरी ट्रेन 8 किलोमीटर चल रही है घंटे में। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालेंगे, u + v करेंगे, यानी जो स्पीड है ट्रेन 1 की उसको हम ऐड कर देंगे ट्रेन 2 की स्पीड के साथ, तो 7 + 8 हो जाएगा। तो 7 + 8 कितना किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर, ठीक है। दोनों की स्पीड हमने रिलेटिव स्पीड निकाली, वो कितनी निकली हमारी, 15 किलोमीटर। अब हमें पता है कि जो ट्रेन 1 है वो 2 घंटे पहले चली थी, जब हमारी ट्रेन दूसरी वाली स्टार्ट हुई थी। दूसरी वाली ट्रेन के स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले हमारी पहले वाली ट्रेन चल गई थी, और दोनों की जो रिलेटिव स्पीड निकली वो 15 किलोमीटर की निकली है, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस अगर हम यहाँ निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 28 तो था ही, ठीक है, -28/2 कर लेंगे क्योंकि 2 घंटे पहले निकली है, ठीक है। 28 - 28/2 हो जाएगा, यानी कि 14 किलोमीटर रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका टाइम देखेंगे कि टाइम टेकन कौन सा, कितना टाइम लिया जिन्होंने जब एक दूसरे को क्रॉस किया होगा। तो टाइम हम मान लेते हैं कि 14/15 आवर्स होंगे, ठीक है, या हम कह देंगे कि कितना हो जाएगा, 56 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। 14/15 आवर्स टाइम जो टेकन हुआ वो 14/15 आवर्स है, फिर 56 मिनट हुआ। तो जो टोटल टाइम टेकन हुआ वो हमारा कितना हुआ, इधर 2 घंटे पहले निकली थी और उसके बाद में 56 मिनट्स, ठीक है। तो 2 घंटे पहले निकली और 56 मिनट्स, ठीक है। तो हमारा जो अगर हम देखें दोनों ने कितने 2 घंटे पहले निकली थी, 2 आवर + 56 मिनट्स, और उसके बाद कब इन लोगों ने एक दूसरे को क्रॉस किया होगा, तो इन लोगों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, देखो 5 बजे ये निकल गई थी, ठीक है, और ये 7 बजे निकल गई थी, ठीक है। तो 2 घंटे ध्यान रखेंगे क्या आया था हमारा, 2 आवर, तो 2 आवर तो ये 5 और 7 के बीच में ही 2 घंटे हो गए, प्लस 56 मिनट्स भी हो रहे हैं, तो 56 मिनट्स आगे बढ़ा दो, 7 तक पहुंची और साथ में 56 मिनट जोड़ दो, यानी कि 7:56 AM पर ये दोनों क्या करेंगी, ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। एक ट्रेन सुबह 5 बजे आगरा से निकलती है और सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचती है, दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से निकलती है और सुबह 10:30 बजे आगरा पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन के बीच का हमें बताना है कि दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को कब पार किया होगा। तो आपको सबसे पहले इनकी क्या निकालनी है, आपको पता होना चाहिए कि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो इस तरह से जब आप इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो u + v हो जाएगा, ठीक है। दोनों ट्रेन्स को हम ऐड करेंगे, इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे और फिर टाइम टेकन निकालेंगे, और फिर उसका पता चल जाएगा कि 7:56 पे ये जो थी इन ट्रेनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, क्रॉस किया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन 25 सेज दैट द प्रोपोजिशन, ये जो प्रोपोजिशन है आपका कि नो रेड इज ब्लैक, कोई भी रेड ब्लैक नहीं है, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, कौन से प्रोपोजिशन के साथ सही बैठेगा कि नो रेड इज ब्लैक, कोई भी लाल रंग काला नहीं है, तो नो ब्लैक इज रेड। अगर हम कहें कि देखो प्रोपोजिशन था कि नो रेड इज ब्लैक, कोई भी रेड ब्लैक नहीं है, तो अगर रेड ब्लैक नहीं है तो कोई भी ब्लैक रेड भी नहीं है, अगर रेड ब्लैक नहीं है तो ब्लैक रेड भी नहीं है ना, तो नो ब्लैक इज रेड, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर ऑल रेड आर ब्लैक,
तो ये तो इक्वलेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी रेड ब्लैक नहीं है, यहाँ कह रहे हैं सारे रेड ब्लैक हैं, तो ये तो गलत हो जा रहा है। सम रेड आर नॉट ब्लैक, ऐसा भी लिखा है, साफ साफ लिखा है कि कोई भी लाल काला नहीं है, तो रेड इज नॉट ब्लैक, ये सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा, बहुत ईजी से स्टेटमेंट थे फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। हिंदी में देख लेंगे सेम क्वेश्चन। प्रस्ताव कोई लाल काला नहीं है, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के समतुल्य है? तो कोई काला लाल नहीं है, अगर कोई लाल काला नहीं है तो कोई काला लाल भी नहीं होगा। सभी लाल काले हैं, गलत है। कुछ लाल काले नहीं है, गलत है। लाल काला नहीं है, ये वाली बात सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन, एंड सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर करिएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा ना ये लिखना पड़ता है, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ओवरऑल सेशन जैसा भी आपको लगा हो ज़रूर से बताइएगा। मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट हमने कवर कर लिया, थर्ड पार्ट कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्ट में ही हम सारे क्वेश्चंस कर दें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाने पर क्या हो रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से या तो हो सकता है कि फोर्थ पार्ट लग जाए, अगर हमें लगता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है उनको आपको समझाना है। बट कोशिश करेंगे कि हमने नहीं समझा, क्योंकि इतनी मैथ्स आपको आती होगी, बस आपका मोटिव ये रहा है कि आपको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन है, आपको कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। तो हम जल्दी जल्दी थर्ड पार्ट में सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कवर करके आपके लिए मॉडल पेपर 2 लेकर आएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।